उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में श्रोताओं अपनी यादों के उजाले हमसे साझा किए हैं जाने माने अभिनेता दलीप ताहिल ने। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आज सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसा है कि कुछ ऐसे हमारे पास कलाकार आते हैं कि जिनका नाम ही उनकी पहचान होती है और उनके बहुत सारे काम या उनकी फिल्मों के बारे में और उनके नाम लेने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ ऐसे ही आज हमारे पास सितारों की दुनिया में से एक सितारा हमारे सामने बैठा हुआ है विविध भारती के स्टूडियोज़ में, जिनको कि आपने सन 80 में एक बड़ी ख़ास फिल्म में देखा था। फिर उसके बाद लगभग 1987-88 में बहुत ही सुप्रसिद्ध धारावाहिक बुनियाद में आपने भूषण जी के नाम से देखा था और इनकी संवाद अदायगी जो थी वो बड़ी अलग तरीके की थी। उसके बारे में विस्तार से जानकारी हम हासिल करेंगे सीधे दिलीप ताहिल जी से। दिलीप जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, इस काबिल समझा है। हम तो बचपन से विविध भारती सुनते आए हैं। जी। आज मेरे बहुत सौभाग्य और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी इनवाइटेड हियर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है कि आपने सुना है बचपन से और लगाव है आपको, और उतना ही आपके अभिनय से और आपके फिल्मों से हमारे श्रोताओं से लेकर हम सबको बहुत लगाव है। तो यात्रा जो आपकी बहुत लंबी है और अभी तक चल रही है, इंशाल्लाह आगे चलती रहे इस उम्मीद के साथ। शुरुआत करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई स्कूल से मेरे ख्याल से। जी। मैं आगरा में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी विंग कमांडर घनश्याम सिंह टाइलरमानी हैं जी, और मेरी माँ का नाम है शांति टाइलरमानी। और मैं एयरफोर्स के अस्पताल में आगरा में पैदा हुआ था जी। तो वहाँ से जहाँ से जैसे एयरफोर्स में होता है, पोस्टिंग्स होती है, ट्रांसफर्स होते हैं, उनके साथ ही मैं गया। फिर 1962 में मुझे नैनीताल भेज दिया शर्वुड बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए क्योंकि वो पोस्टिंग्स ऐसी जगहें होती थी जहाँ कभी कभी स्कूल्स नहीं होते। अब तो शहर सब बड़े हो गए, लेकिन उस टाइम पे जगह नहीं होती। नॉन फैमिली स्टेशंस हुआ करते थे जी। तो मेरा पढ़ाई की क्या बात, मेरी माँ भी नहीं जा सकती थी वहाँ पर, तो मुझे नैनीताल भेज दिया गया शर्वुड में। तो वहाँ मैं वहीं रहा। कभी कभी सत्र के बीच में भी स्थानांतरण हो जाता था, तबादला हो जाता था कि आपका क्लास चल रहा है तो जा भी नहीं सकते, ऐसा भी होता है? जी हाँ, वही तो प्रॉब्लम था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि साल के कभी कभी बीच में हो जाता था तो एजुकेशन पे बहुत प्रभाव होता था। फिर कहीं और जगह जाना, फिर वहाँ एडमिशन लेना, तो ये इससे मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी बहन को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया कि वहाँ पर मेरे पढ़ाई पे कुछ प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हो, और वही छोड़ दिया मुझे। और मैं बहुत खुश था जी कि मैं वहाँ, वो भी बहुत खुश थे कि मैं अभी मैं बोर्डिंग स्कूल में हूँ। 9 महीने में वहाँ रहता हूँ। जैसे बोर्डिंग स्कूल का हुआ करता तो 3 महीने की छुट्टी होती थी। नैनीताल से हम आते थे। नैनीताल में दिसंबर में इतनी ठंड होती थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारी छुट्टियाँ होती थी, और फिर मार्च में वापस स्कूल जाते। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई। मेरे ख्याल से जब मेरे पिताजी मुझे एडमिशन के लिए ले गए शर्वुड में, तो उन्होंने वहाँ मेरा नाम भी दलीप ताहिल रमानी से दलीप ताहिल हो गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ के जो लेटर फॉर्म्स होते थे वो इतने छोटे होते थे। प्रिंसिपल अंग्रेज था। उन्होंने कहा कि ये दलीप ताहिल रमानी इतना लंबा नाम है, आपको कोई इतराज ना हो कि मैं इनको दलीप ताहिल कर दूं। अच्छा, ऐसा? तो मेरे पिताजी ने कहा कुछ भी नाम दे दीजिए आप, इस बच्चे को आप रख लीजिए स्कूल में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दी स्कूल में। दिलीप जी, कहीं ना कहीं आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शैतानी करते थे घर में। शैतानी भी करता था, और मतलब ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये था कि इट वाज अ सिचुएशन जहाँ उनको लगा कि अभी इनका मतलब सेट हो गया है, इनको पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और मेरे फादर की सेंस ऑफ ह्यूमर भी थी उनमें। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा नाम ताहिल रमानी होना चाहिए। उन्होंने कहा भैया आप कुछ भी रखिए, पढ़ाई महत्वपूर्ण से रख लो अभी जी। तो जहाँ से मेरा थिएटर और म्यूजिक का ताल्लुक है, तो वो वहीं शुरू हुआ। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गाया करते। पिताजी ने पक्का गाना सीखा। अच्छा। बड़े गुलाम अली से। क्या बात? कराची में और सिंध में पार्टीशन के पहले, जब वो बचपन, जब उनकी उम्र छोटी उम्र थी, वो टीन्स में थे, तो बहुत मतलब तैयारी खूब की उन्होंने, बहुत रियाज की गाने में। और फिर उनका क्या हुआ कि 1942-43 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जी, तो वो एयरफोर्स में चले गए जी। और उनकी फैमिली ने उनको एयरफोर्स में डाल दिया, क्योंकि ये गाने वाने में उस टाइम पे कुछ फ्यूचर नहीं था। उनका मानना था कि ना ही अच्छे घर के लोग कभी इसमें शामिल नहीं होते थे जी। तो उन्होंने 1943 में कमीशन करके वो एयरफोर्स में आ गए। लेकिन गाना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे घर में जलंधर में
मेरे पिताजी महफिल रखते थे शाम को, वीकेंड्स को जी, और खूब गाना बजाना होता था। और मुझे अभी भी याद है कि जगजीत सिंह जो मशहूर सम्राट है वो गजल के, मेरे घर आया करते थे। ये मैं 1964-65 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे घर आया करते थे जलंधर में, और सब हम बच्चे थे, हम सोते उठ के हम सुनते थे उनको, क्या था, क्या बेहतरीन और खूबसूरत आवाज़ है। बहरहाल, तो जब मैं स्कूल में, मेरे पिताजी मेरी एडमिशन करवाए थे, मैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो बोला होगा कि ये लड़का थोड़ा सा, इसकी आवाज़ ठीक है, इसको ज़रा टेस्ट कर लो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। तो तब से 8 साल जो मैं रहा स्कूल में, तो मेरी शुरुआत ही क्वायर में हुई। अंग्रेजी स्कूल था तो अंग्रेजी क्वायर हुआ करता था, और क्वायर तो चैपल चर्च में हम तो रोज सुबह गाया करते थे, और वहाँ से इनफॉर्मल कॉन्सर्ट्स होते थे, और स्कूल के फंक्शंस होते थे जहाँ म्यूजिकल मतलब भाग और उनका तो होता ही रहता था। तो बचपन से ही मैं हमेशा स्टेज पे रहा, मैं कभी ऑडियंस में नहीं। ऐसा ही था कि जब भी कोई फंक्शन होता था स्कूल में, हम स्टेज पे होते थे, तो मैं अपने आप को कभी ऑडियंस में नहीं पाता। तो वो अभी मुझे एहसास हो रहा है, उस टाइम पे जहाँ पे स्कूल में जो भी बोलते हैं तो आपको करना पड़ेगा फंक्शन में, तो आप जाके कर लेते जी। मैं क्वायर में हुआ करता था, वहां से मुझे आदत पड़ गई स्टेज की, और बहुत कम उम्र से। तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट वही मेरा ट्रैक रहा, और वहां से मुझे स्कूल प्लेज मिलने लगे, और वहां से थिएटर शुरू किया। जो हमारे स्कूल में, शरवुड का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया होता था। वहाँ पर अपने शशि कपूर साहब जो मशहूर कलाकार, सुपरस्टार रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उनके फादर इन लॉ जेफरी कैंडल और लॉरा कैंडल, जेनिफर कैंडल जी के जो पिताजी और माँ थे, वो एक कप छोड़ के गए थे उनके नाम से, कैंडल कप, शरवुड में। अच्छा। क्योंकि वो टूर करते थे, जो हिल स्टेशंस के स्कूल है और बाकी भी स्कूल, उनका यही था, उनका एक शेक्सपियर ग्रुप था जो सारे स्कूल्स में टूर करते थे। अच्छा। और वो मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि जब मैंने पहली बार लॉरा कैंडल और जेफरी कैंडल साहब को, और एक साहब होते थे उनके साथ मार्कस मर्च, जब उन्हें देखा, मैंने अपने शरवुड के स्टेज पे शेक्सपियर कर रहे थे, और उनका तकिया कलाम था, व्हेन शेक्सपियर प्लेड द स्टेज वाज बेयर, द थ्रोन ऑफ डेनमार्क वाज बट अ चेयर। तो मिनिमलिस्टिक, कोई प्रॉपर्टीज नहीं होते थे, कोई सेट नहीं होता था, एक कुर्सी होती थी स्टेज पे, और वहां से अपने बक्से से जो कपड़े वपड़े निकाल के जो उनकी प्रेजेंटेशन थी ना, एज ए से, आई मीन, मेरा आई जस्ट ब्लू मी अवे। तो मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ मेरे ऊपर कि मैं बैक स्टेज जाके, और उनके बैग्स, जब वो स्कूल से जा रहे थे तो उनके बस्ते जो थे, बैग वैग, उनको मैं उठा के ले जाता हूँ, जस्ट टू बी क्लोज टू देम। उस टाइम में कुछ डिसाइड नहीं कहते, मतलब 10-12 साल के थे हम। हाँ, लेकिन एक चार्म था, एक चार्म था, एक इम्पैक्ट हुआ आप, हाँ। जो अब मुझे बहुत साल बाद ये महसूस होता था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जी ये इम्प्रेशन रहा कि ये एक अमेजिंग चीज़ है, ये स्टेज पे ये जो लोग करते हैं। और फिर अभी स्कूल में मैं प्लेज में था, तो हमारा भी स्टेज पे आना हुआ जी। तो वहाँ से ये पूरा इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे जिस्म में ये इन्फ्लुएंस रहा। तो बेसिकली अलॉन्ग विद अदर थिंग्स इन स्कूल, स्पोर्ट्स भी खेलते थे हम। यही फायदा है बोर्डिंग स्कूल का कि सब रेगुलेटेड है, हर चीज़ करने का मौका मिलता है आपको। क्योंकि स्कूल जब कंप्लीट करके आया, और मैं बाकी जो डे स्कॉलर्स थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें फुटबॉल की भी ट्रेनिंग मिली, हॉकी भी खेल पाते थे हम, क्रिकेट भी खेल पाते, स्विमिंग भी करते थे, टेनिस भी करते थे, हर चीज़ करते थे, थिएटर भी कर रहे थे, और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ भी जीते। हाँ, वो तो था जी। और वहीं से आदत पड़ गई सुबह उठने की, जो बहुत काम में आई है मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जी। तो आई थिंक दैट वाज माय इनिशियल इन्फ्लुएंसेस, जो मैं उस पर ग्रिप नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ये, बट शुरुआत जब आपने पूछा है तो यही हो सकती जी। और कोई तो शुरुआत मेरी थी नहीं। तो अभी भी जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में, तो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे शरवुड में इस किस्म की शुरुआत हुई जी। शुरुआत हुई, बुनियाद बननी शुरू हुई। मजबूत तो अभी भी मालूम नहीं है कि मेरी है कि नहीं, लेकिन उसका जड़ जो था, हाँ, नींव पड़ गई। इट हैज टू बी स्कूल। वहाँ से बॉम्बे आए हम। बॉम्बे हम इसलिए आए क्योंकि मेरे पिताजी पायलट थे जी। तो जब एयरफोर्स से रिटायर हुए तो उन्हें जुहू एयरफील्ड में, वहाँ पर उनका ऑफिस था, उनको फ्लाइंग जॉब मिला, क्रॉप स्प्रेइंग जिसे बोलते हैं, क्रॉप डस्टिंग, वो जो हवाई जहाज से दवा डालते हैं पंजाब में। तो हम उनके साथ बॉम्बे आ गए और बांद्रा में रहना शुरू हो गया। तो आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मैं 14 साल का था, क्लास 10 के हॉलीडेज, 14.5 ऐसा ही कुछ। स्कूल के दिनों में कौन सा नाटक किया था? हाँ, उस टाइम पे क्लास 9 में मैंने पहली बार मैं स्टेज पे आया था, मतलब फॉर्मल प्ले में, स्कूल के प्ले में। एंड पता नहीं मैंने क्या किया स्टेज पे, मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। कॉमेडी प्ले था, लेकिन मुझे बेस्ट एक्टर का कप दे दिया। क्या बात। तो ये एक और मतलब
परिवर्तन या ऐसा कुछ हुआ मेरी जिंदगी में। मैं हैरान हो गया कि सडनली मुझे स्कूल में लोग कहने लगे तू बेस्ट एक्टर है। अच्छा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग बेस्ट एक्टर होता है। कुछ भी स्टेज पे गए किया। तो नेक्स्ट ईयर में मुझे मैकबेथ का रोल दिया गया। शेक्सपियर प्ले कर रहे थे हम, क्योंकि हमारे स्कूल के सिलेबस में भी था जी। तो मुझे मैकबेथ का रोल दिया गया। मैकबेथ के बाद मैंने फिर से एक बार और बेस्ट एक्टर का कैंडल कप जीत लिया। उसके बाद तो 15 साल की उम्र, मैंने कहा यार मैं तो बस मुझसे अच्छा एक्टर कोई है ही नहीं जिंदगी में, इस दुनिया में नहीं है। मैंने मैकबेथ की है मैंने। तो मैं बॉम्बे आया और 10 दिन के बाद मतलब बोर्डिंग स्कूल में जब वापस आते थे तो एक ही चीज़ होती थी दिमाग में, खाना। तो घर पे बैठ के खा के मेरी माँ में से हाथ जोड़ के बोला जा निकल, कुछ करो, कब तक खाओगे। तो मैं बाहर दोस्त थे जिनके साथ थे वो बांद्रा में, बॉम्बे में। तो मैंने पूछा कि भाई, क्योंकि अभी मैं थिएटर करके आया था, तो मैंने कहा यहाँ थिएटर कौन करता है बॉम्बे में। एक ही मतलब आवाज में पूरे बॉम्बे ने मुझे कहा एलेक और पर्ल पदमसी, उनके पास जाइए आप, मतलब ये थिएटर करते हैं। तो डायरेक्टरी हुआ करती थी उस जमाने में। तो डायरेक्टरी मैंने एलेक पदमसी साहब का नाम देखा, उसको फ़ोन किया और उन्होंने खुद ही फ़ोन उठाया और उनका मशहूर ड्रॉल में मुझे कहा ये सलाम कौन है, बात की। उन्होंने कहा आ जाओ, और अपना फ़ोन अपने पत्नी को दे दिया, पर्ल पदमसी, जिन्होंने मुझे कहा डार्लिंग प्लीज़ कम, आइए घर पे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तो कहाँ रहते हो तुम। मैंने कहा मैं बांद्रा में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा फॉर लिमिटेड बस लीजिए, 84। अच्छा। 84 लिमिटेड बस लीजिए आप वहाँ से, और डायरेक्टली आपको वुड हाउस रोड कोलाबा में पहुँचा दे। वहाँ से मैं जुड़ गया उनके साथ। और पहली बार जब मैं गया था वहाँ पर तो मैकबेथ, मैंने कहा अभी ये थिएटर के लोग, पर्ल पदमसी ने मुझे बुलाया तो जाहिर है कि वो कुछ ऑडिशन करवाएंगी, थिएटर की बात करेंगी। हाँ, थिएटर की बात करेंगी। और जब मैं कहूँगा कि मैंने मैकबेथ किया है तो वो कहेंगी भैया दिखाओ क्या किया तुमने। तो पूरी वो मेन स्पीच जो है मैकबेथ का, इज दिस अ डैगर दैट आई सी बिफोर मी हैंडल टुवर्ड्स माय हैंड, वही स्पीच था, मेन स्पीच था मैकबेथ का। तो वो मैं तैयार करके पहुंच गया और वो टेरेस फ्लैट हुआ करता था उनको। तो मैं ऊपर गया रेडी होके, वहाँ पर्ल आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक बड़ा बैग जो झोला था उनका वो मुझे दे दिया कि ये प्लीज उठाइए आप मेरे लिए। तो झोला रखा मैंने, टर करके नीचे गए, हम टैक्सी में बैठ के क्रॉफर्ड मार्केट पहुंच गए। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। टैक्सी में मैं सोच रहा था कि यार ये बहुत ही अजीब किस्म का ऑडिशन है, ये तो मतलब हो क्या रहा है, मैं क्रॉफर्ड मार्केट क्यों जा रहा हूँ। क्रॉफर्ड मार्केट जो है वो हम अपने दोस्तों को बता दें, बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ बाजार है, जहाँ वहाँ सब चीज़ें बड़े थोक भाव में मिलती हैं। तो जिसको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं वो वहाँ जाता है। कपड़े से लेकर कैनवास से लेकर हर चीज़ मिलती है, हर तरह का सामान मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्रॉफर्ड मार्केट तो मतलब मल्टीपर्पज मार्केट। उस जमाने में वो हमारे जो अभी हैं मॉल्स नहीं थे, तो क्रॉफर्ड मार्केट था, मॉल था। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों जा रहा हूँ क्रॉफर्ड मार्केट। और वो भी मतलब वो बातें करनी जा रही थी मुझसे, डालेंगे ये वो। तब मुझे मालूम पड़ा कि हम प्रॉपर्टीज खरीदने जा रहे थे। उस टाइम पे एलेक और पर्ल थिएटर ग्रुप एक बहुत ही मतलब अंग्रेजी का सबसे फैंटास्टिक प्ले है, उसका नाम है माराठसाड, जिसका टाइटल, सबसे लंबा टाइटल प्ले में मैंने इससे लंबा टाइटल नहीं सुना है। द टाइटल इज द परसिक्यूशन एंड असैसिनेशन ऑफ जॉन पॉल मारा as conducted by the inmates of the asylum of Charenton under the direction of the Marquis de Sade। ये था प्ले का टाइटल। तो शॉर्ट फॉर्म था माराठसाड। तो ये बहुत बड़ा प्ले था, जेवियर्स कॉलेज के हॉल में कर रहे थे हम। अच्छा। और मतलब इसमें जो इनमेट्स हैं जो पागल खाने में हैं, वो 30-40 वो थे। इट्स अ प्ले इन अ प्ले। और स्टेज पे भी इंग्लिश थिएटर के सबसे बड़े बड़े नाम, कैरसी काथरक, जर्सन डुकूना, होमी दारूवाला, एलेक पदमसी, पर्ल पदमसी, कबीर बेदी साहब का भी ये डेब्यू था। उस प्ले में। क्या बात। तो ज्यादा कास्ट थे उसमें, बहुत ज्यादा मैसिव कास्ट में। तो उनके प्रॉपर्टीज, पर्ल मुझे साथ मिली, उन्हें तो असिस्टेंट मिल गया मुझे, इस बच्चे को कोई काम धंधा है नहीं 3 महीने के लिए, उसको ले जाओ जी। और वहां मुझे अपने एक्टिंग का पहला लेसन मिला। अच्छा। क्योंकि पर्ल अब मेरी जो गुरु हैं, वो एक दुकान के अंदर चली गई और वहां उनने अपनी एक्टिंग शुरू की। दुकानदार से कहा ये चाहिए वो चाहिए, वो अपना खरीद वो सब शुरू हो गई। और फिर कहने लगी हम तो थिएटर के हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ये कीजिए, इसको डिस्काउंट कीजिए। और दुकान में बाकी भी कस्टमर्स थे, ग्राहक थे वहाँ पर। तो एंड में जो दुकानदार था वो हाथ जोड़ के उसने पर्ल को कहा, पदमसी मैडम जरा इस साइड पे आइए 1 मिनट के लिए, मैं आपका प्ले स्पॉन्सर कर लूंगा। अच्छा। लेकिन इस वक्त आप प्लीज दुकान छोड़ के चले जाइए। क्यों? नहीं तो मुझे सबको डिस्काउंट देना पड़ेगा। और सब जितनी भी थी वहां पर वो बहुत मतलब ध्यान से देख रही थी कि उनको कितना डिस्काउंट मिलने वाला। फिर पर्ल ने कहा ठीक है निकल गई।
अच्छा। और मुझे बाहर आके कहा योर फर्स्ट लेसन इन एक्टिंग, पूरा मतलब जितना ड्रामा किया उन्होंने वहाँ पर। मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा ये कर क्या रही है, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, तो डायलॉग्स बोल रही थी। डायलॉग्स, ये वो परफॉर्मेंस, थिएटर में ये नहीं है, पैसे नहीं, हम कल्चरल करते हैं, आपको देना चाहिए, आपका अपने जो भी है। और वहाँ से निकल आए तो उन्होंने कहा, विंक करके मुझे बोला, दिस इज योर फर्स्ट लेसन इन एक्टिंग। अच्छा। उसके बाद कभी मेरा ऑडिशन हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं जुड़ गया उनके साथ और वो प्ले की मैंने। और वो प्रॉपर्टीज बैक स्टेज भी काम किया मैंने, और स्टेज पे भी एक इनमेट का रोल मिला मुझे, और इंटरवल में मुझे सबको ट्रे में चाय पिलाने का काम मेरा था। अच्छा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थिएटर ग्रुप में। बट व्हाट एन एक्सपीरियंस, मतलब मैंने सोचा कि मैंने मैकबेथ जो स्कूल में किया है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जी। जब मैं माराठ साठ किया मैंने, आलिक पदमसी और पर्ल पदमसी, तो एक अलग दुनिया में चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे पैमाने पे, स्केल पे, और ऐसा प्रोफेशनलिज्म हो सकता है थिएटर में। और आलिक पदमसी साहब, मैं उनको दाद देता हूँ, इसमें वो माहिर थे। अच्छा। स्पेशल इफेक्ट्स में एक सीन था जहाँ गिलेटिन गिरता है और इतनी गर्दन कट जाती है, जी। ये उन्होंने स्टेज पे करके दिखाया। अच्छा, वो भी उस समय लाइटिंग में, कट में, साउंड म्यूजिक करके, एक वहां से वो गिलेटिन गिरता है तो वो जो थे वहां पर, वो अपना सर अपने वो हुड के अंदर डाल देता और आगे जाके नीचे से एक सर निकल आता। तो ये पूरा लाइटिंग वाइटिंग में उनके स्पेशल इफेक्ट्स होते, आई वाज एब्सोल्युटली अमेज्ड कि ये लेवल हो सकता है थिएटर में। तो मेरे ख्याल से वहां पर वो जो हुक आया, तब मुझे लगा कि भैया ये जो है ना, आई वांट दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ माय लाइफ। डिसाइड नहीं किया मैंने कि मैं प्रोफेशनल बनूंगा या करूंगा भी, लेकिन ये इम्प्रेशन लेके मैं स्कूल वापस गया फॉर माय फाइनल ईयर। बट दैट इम्प्रेशन ऑफ दैट प्ले नेवर लेफ्ट मी टू दिस डे। वो तो आपकी आंखों से आज भी दिख रहा है। थैंक यू। एक बात ये बताइए, जैसे आपने बताया साथियों के लिए खास तौर से और हमारे श्रोताओं के लिए, कि आज दिलीप ताहिल जी जिस
रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, दोनों चीज़ों में। एक तो खराब की तो बात ही नहीं थी, जो मुझे बताया गया था कि आपका काम है लोगों को चाय पिलाना, वो करते थे, हम सब करते थे। तो मतलब और 15 साल की उम्र में ये मतलब ख्याल भी नहीं था। बोर्डिंग स्कूल में भी हम सब करते थे, साथ में रहते थे, वो कल्चर ही था बोर्डिंग स्कूल में। कभी ये नहीं पूछते थे कि ये मैं क्यों करूं, ये मतलब ये मेरे लायक नहीं है। वो ख्याल ही नहीं आता था दिमाग में। तो वो भी किया मैंने। ये सीखने वाली बात है हम सब के लिए कि जब भी हम सब काम को अगर सम्मान देंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे और कुछ सीखेंगे। हाँ, और मैं ग्रेटफुल हूँ अपने स्कूल के लिए। मुझे उसको, मैं आपसे कहा था, मेरी शुरुआत ऐसी हुई, ऐसी जगहें गया मैं जो मैं अपने मदर और फादर को मतलब उनकी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में भेजा जहाँ ये सवाल उठता ही नहीं था। सब बच्चे साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, ये वो हर चीज़ साथ में होती थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं चाय क्यों पिला रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। वो किया, फिर वहाँ इंटरवल ख़त्म हुआ तो फिर मैं एक्टर बन गया, मतलब स्टेज पे आ गए। ये जो बैकग्राउंड थी बहुत काम में आया मेरे लिए, बिल्कुल। क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हीरो बनना है या ये करना है या वो करना है। वापस जब मैं आया क्लास 11 में, फिर मैंने पर्ल पदमसी के साथ एक म्यूजिकल प्ले किया था, गॉड स्पेल जी, जो हिंदुस्तान का पहला इंग्लिश म्यूजिकल था। अच्छा। उसमें श्याम बेनेगल साहब आए थे प्ले देखने, अच्छा। बुल्लाभाई देसाई ऑडिटोरियम में। क्या बात है। और वो जीसस पे प्ले था, तो सबके बाल लंबे थे। वैसे भी 70s के बिगिनिंग में लंबे बाल रखना फैशन हुआ करता था। जी जी। तो हमारे लिए तो फैशन था बहुत, मतलब वो तो श्याम बाबू आए, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपका काम अच्छा लगा है, अगर आप हेयर कट करवाएंगे तो मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ हैदराबाद में। अच्छा। उसका नाम है अंकुर, आप वहाँ आ जाइए, आपके लिए एक रोल है। तो मुझे पर्ल के पास गया, मैंने कहा पर्ल, श्याम बाबू ने यही कहा है, ऐसे कह रहे हैं कि आप बाल। ने कहा जाओ 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 बेटे, अच्छा। कट जाओ, श्याम बेनेगल के साथ काम करो, ये वेरी बहुत अच्छा है, ये करो। और वीकेंड थिएटर हुआ करता था, तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम प्लेज मिस करने वाले थे। बहरहाल, तो जब मैं घर आया तो मैंने अपने माँ से कहा, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। उसने कहा ठीक है, हुई होगी, शी डिडंट बॉदर अबाउट इट टू मच। मेरे पिताजी ने कहा व्हाटएवर, बात को ज़्यादा मतलब अटेंशन नहीं दिया। अच्छा। और मैंने भी नहीं दिया। 2-3 दिन निकल गए वहाँ से, मैंने बाल कटवा दिए थे, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं। 2-3 दिन के बाद मेरे मतलब दरवाजे पे एक साहब आए, उन्होंने एक लिफाफा दिया मुझे, और उस लिफाफे में ट्रेन टिकट था और 200 रुपये। अच्छा। हाँ, श्याम बेनेगल जी से आया था ये, कि ये ट्रेन टिकट है आपका हैदराबाद का, और इसमें 200 रुपये बहुत होता था उस जमाने में, तो या 150 रुपये ऐसा कुछ, मतलब अपने चाय पानी खर्चे के लिए दे दिया। हाँ, जर्नी में वो भिजवा दिया, बाकायदा एक लिफाफे में मेरे लिए। बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने कहा यार ये मतलब ये तो सीरियस बात है, और उन्होंने पैसे भी भेज दिए मुझे, तो जाना ही है। तो वो जब लिफाफा मैंने अपने माँ बाप को दिखा तो कहा कि ये यार तुम सीरियस हो गया। सीरियस, ये क्या? फिर तो उन्होंने कहा जाओ, हमारा कोई खर्चा नहीं है, तुम जाओ, क्या प्रॉब्लम है, टिकट भी आ गई है, थोड़े से पैसे भी, खाना भी नहीं खिलाना पड़ेगा, चले जाओ तुम। तो मैं निकल गया वहाँ पर, हैदराबाद गया। तो मेरी पहली फिल्म थी अंकुर, और वहाँ पर भी स्टार्ट टू फिनिश श्याम बाबू इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बिगिन स्टार्ट टू फिनिश फिल्में करना। तो उनकी 35 दिन की शूटिंग में हम 35 दिन रहे वहाँ पर, उसमें से 10 दिन मेरी शूटिंग थी, और 9.5 दिन का काम कट गया। और आनंद नाग के साथ, मतलब जितने भी मेरे सीन्स शूट किए थे वो आनंद नाग के साथ थे। तो इतना बढ़िया एक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। शबाना आजमी उस फिल्म में, तो उनकी पहली फिल्म थी। साधु मेहर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी गोविंद नेहलानी, श्याम बाबू खुद डायरेक्टर, शमा जैदी ने मतलब स्क्रिप्ट लिखी। तो ऐसे लोगों के साथ मेरी शुरुआत हुई। माहौल इतना बढ़िया था कि एक न्यू कमर के लिए मैंने कहा हाँ यार ये मेरा घर है, मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है, कंफर्टेबल हूँ मैं यहाँ, ये कंफर्टेबल हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं इसको प्रोफेशनल कर सकता हूँ और मैं इफ आई कैन मेक अ लिविंग बीइंग एन एक्टर, तो मैं यही आऊँगा फिल्मों में। क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि लोग आपको टिकट भी देते थे, पैसे भी देते थे काम करने के लिए, जो थिएटर में कभी था नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो दैट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन आई गॉट कि शायद ये कुछ हो सकता है इसमें। दिलीप जी, एक बात ये बताइए कि पिताजी आपके बहुत अच्छा गाते थे, तो ज़रूर आप भी गाते रहे होंगे, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम गाना ना सुने आपसे। हेमंत कुमार जी का एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो।
मेरा फेवरेट गाना है, और जब भी मुझे कुछ सरप्राइज करता है, लाइक आपने कभी किया कि गाना गाइए, तो आप बिल्कुल एकदम तैयार रहता है और आप पेश कर देते हैं, काइंड ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत उम्दा आप गाते हैं, जाहिर है कि कहीं ना कहीं पिता का भी आपके में असर होगा ही, और इसीलिए शायद आपको कभी लगता है कि इस वजह से भी आप थिएटर में आए और फिल्मों में आए? मेरा बैकग्राउंड म्यूजिकल थिएटर है, जैसे मैंने कहा गॉडस्पेल किया मैंने वहाँ पर इंग्लिश में, एविटा किया, और फिर बहुत साल बाद 2001 में मुझे मौका मिला एंड्रू लॉयड वेबर और रहमान साहब के साथ इंग्लिश स्टेज पे बॉम्बे ड्रीम्स करने का मौका मिला मुझे। तो ये जो अंग्रेजी म्यूजिकल्स जो मैं करते आया जी, जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बोलते कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है भैया, अंग्रेजी में गा रहे हो जी, तो ये कुछ नहीं होगा तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसको साइड पे हो गया क्योंकि मेरे रोल्स भी ऐसे थे जी। हमेशा मेरी ये तमन्ना थी और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने ही गाने गाऊं फिल्मों में, जो भी रोल्स कर रहा हूँ मैं। अच्छा। फिर मुझे दिमाग में आया कि भैया जिस किस्म के मैं रोल कर रहा हूँ वो कैरेक्टर गाने गाते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक था कि भूषण के रोल में एक बुनियाद में मैंने रमेश जी को कहा, मैंने रमेश जी ये कैरेक्टर ऐसा है जो शायद कुछ हो जाए, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर फिट होता है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जिस किस्म के कैरेक्टर जैसे मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, तो गाने गाते ही नहीं थे जी, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा दूर हो गया मुझसे, जो बहुत मुझे अफसोस होता है अपनी लाइफ में, अपनी फिल्मों में अपने कैरेक्टर में कभी मुझे मौका नहीं मिला गाने का। लेकिन अभी भी समय है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल गा सकते हैं। I'm still working। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कि ऐसे कैरेक्टर्स आपने किए जहाँ गाने की गुंजाइश नहीं थी, तो उससे भी पहले आपको कभी नहीं लगा कि आपको हीरो बनना चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई कि मेरे बैकग्राउंड में क्या था कि अंकुर के बाद कम से कम 5-6 साल का गैप रहा, क्योंकि 74 में आई थी। 74 में आई थी, तो उसके बाद तो मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं काम कर रहा था। अच्छा। फिर अंकुर की प्रीमियर की मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है। जरूर। अंकुर का जब प्रीमियर हो रहा था तो श्याम बाबू के ऑफिस से आवते हैं कि आप प्रीमियर में आइए, तो मैंने कहा फैंटास्टिक, उसका प्रीमियर हो रहा है, अभी तो मैं स्टार बन जाऊंगा, क्योंकि 10 दिन की शूटिंग की थी मैंने, मुझे थोड़ी मालूम था कि एडिटिंग भी ऐसी कोई चीज़ होती है फिल्मों में। कोलाबा में हमारी एक मेरे फ्रेंड की माँ थी, उनका नाम था किकी वाटसा। अच्छा। तो बहुत ही मतलब थिएटर में थी और बहुत ही कमाल की, हमारी मतलब माँ ही जैसे थी जी जी। तो एक फ्रेंड आई थी उनके पास न्यूजीलैंड से, तो उन्होंने मुझे कहा इनको ले जाओ आप प्रीमियर में, तो मैंने कहा श्योर। तो उसको सारी वारी में सब पहना के मैं उनको प्रीमियर में ले गया जी, बिठाया, पिक्चर शुरू हुई। पिक्चर के बिगिनिंग में मेरा एक सीन है जिसमें मेरा लॉन्ग मिड शॉट था। अच्छा। उसके बाद सेकंड रील, थर्ड रील, फोर्थ रील, मेरा रोल ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा यार मेरा आना चाहिए था इसमें, आनंद जहाँ मुझे दिख ही नहीं रहा है मेरा रोल। इंटरवल हो गया जी, तो मैं बाहर आया, तो मैंने उनको, अपने वो जो फ्रेंड आई थी मेरे साथ, मैंने उनसे, न्यूजीलैंड की थी, तो मैंने उनसे पूछा कुछ लेंगे आप, कुछ समोसा? मुझे हाँ तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं। तो मैं बाहर आ गया, लॉबी में देखा तो शबाना आज़मी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी, श्याम बेनेगल साहब भी थे वहाँ पर जी। तो मैंने श्याम बाबू से पूछा, मैंने कहा सर वो मैं तो हूँ ही नहीं फर्स्ट हाफ में। तो उन्होंने मुझे साइड पे लेके, दलीप रियली सॉरी, जो आपका ट्रैक था वो हमें कट करना पड़ा, क्योंकि वो पिक्चर को लंबा हो रहा था, उसको मतलब इट वाज नॉट एडिंग टू द एसेंस ऑफ द फिल्म जी। तो मैं थिएटर का आदमी था उस टाइम पे, तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैरेक्टर फिट नहीं हो रहा है अभी एडिटिंग के बाद। खैर मैंने कहा फिर सेकंड हाफ में श्याम बाबू, उन्होंने कहा अभी बस जो तुमने देखा वही है। अच्छा। तो मुझे शौक हुआ। इसका शौक नहीं हुआ मुझे कि मैं अभी इस पिक्चर में नहीं हूँ जी, मुझे प्रॉब्लम था कि अभी मैं इसको बताऊंगा क्या जवाब दूं जिनको बोला था कि मैं स्टार बनने वाला हूं। तो मुझे कहा ये तो प्रॉब्लम है लाइफ में। तो उनको ले गया मैं सॉफ्ट ड्रिंक उनको कहा, मैंने कहा देखो मैं बाहर गया हूँ, मैं डायरेक्टर से मिल के आया हूँ, डायरेक्टर ने मुझे कहा कि सेकंड हाफ में मेरा रोल इतना तगड़ा, इतना धमाल होने वाला है कि हमें मीडिया छोड़ेगी नहीं। अच्छा। भीड़ हो जाएगी इस फिल्म के कंप्लीशन पे। अच्छा। तो अभी आप डिसाइड कीजिए, अगर आपको ये सब भीड़ भड़ाका चाहिए तो हम बैठते हैं पूरी पिक्चर देखते हैं। तो हाँ। नहीं प्लीज 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 निकलो यहाँ से, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा। मतलब मुझे पसंद नहीं है ये सब। तो मैंने कहा डायरेक्टर ने मुझे ऐसा ही बोला है कि आप बेटर है आप निकल जाएं। अच्छा। क्योंकि मीडिया हंगामा हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हंगामे नहीं छोड़ेंगे, कपड़े पे फाड़ देंगे आपके। तो 5 मिनट के बाद जैसे फिल्म शुरू हुई, लाइट्स डाउन, हम वहाँ से निकल गए और मतलब इज्जत बच गई। तो उसके बाद आफ्टर पार्टी में गए तो सब एक दूसरे को जानते थे। हाँ। तो उसको कभी नहीं लगा कि ऐसे ये सब हुआ था। तो मैंने किकी व्हाट्सएप को भी जाके कहा, हाँ। अच्छा हुआ तुम निकल गए। नहीं तो अंकुर के बाद 5-6 साल के लिए मैं एडवर्टाइजिंग में था। यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि फिर आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था
उनको कैसा लग रहा था कि आपकी फिल्म बन रही है, शूट हो रही है, आप हैदराबाद गए? कुछ खास नहीं था, मैं हैदराबाद गया, रह के आ गया वापस। मैंने कहा मैंने फिल्म की है, मैंने माना कहा ठीक है की होगी, अभी क्या करोगे? वाह वाला नहीं था। हाँ, कुछ नहीं। अभी क्या करोगे? मेरे पिताजी ने कहा वो तो हो गया, अभी मतलब अभी भी तुम घर पे बहुत फालतू बैठे हो, क्या कर रहे हो? हाँ। तो मैंने नौकरी की एडवर्टाइजिंग में। जी जी। वहाँ पर मैं जुड़ गया और प्लेस भी कर रहा था उस टाइम पे एलेक के साथ। बहुत बढ़िया प्ले किया हमने, मैन ऑफ ला मांचा, डॉन किहोटी की जो कहानी, अंग्रेजी म्यूजिकल है, बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल है, वो की हमने। उसके दौरान मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा था, तो हमारी एक फ्रेंड हुआ करती थी वहाँ पर जिनका नाम था सीमा सोनी, जो इस्मत चौकताई की बेटी थी। क्या बात है। उनके साथ मेरी मतलब काफ़ी दोस्ती थी, रैपोर्ट था। हमारे ही ऑफिस में काम करती थी और अक्सर मुझे ले जाती थी, और मुझे इस्मत जी से मेरी मुलाकात भी हुई उस टाइम पे। तो कुछ कह नहीं सकते थे, वो टंग टाइट, बट लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इतनी थी कि खूब मज़ा आता था। आई टू लव टू गो टू द हाउस। तो सीमा ने मुझे प्ले देखने के बाद बोला कि दलीप तुमको फिल्मों में काम करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा करना तो चाहता हूँ। मैंने अंकुर की बात मत कर, उसमें तू था ही नहीं, तो तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। तो मैंने कहा सीमा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दो, मैं करवा, डोंट लीव इट टू मी। ऐसे हो गए बात। तो 6-8 दिन या 1 महीने बाद उन्होंने मुझे इन्वाइट किया घर पे, कि मैंने 10-15 लोग को बुलाया है घर पे, यू मस्ट कम। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ये कह के वो गई, तो मैं उनके घर गया, थे वहाँ पर 10-15 लोग शामिल थे हमारे। आप किसी को जानते नहीं थे? मैं 1-2 लोगों को जानता था, लेकिन सबको नहीं जानता था, लेकिन पार्टी चल रही थी वहाँ पर जी। तो सीमा ने वहाँ पे से मुझे कहा कि आइए मैं आपको इस हमसे मिलाती हूँ, जो मैं आपको कहा था ना फिल्मों में अभी आपसे आपका परिचय करवाती हूँ, कम विद मी। तो मुझे ले गई, और उनका ऐसा ही था, उनका सीमा का, वो गए अरे आपसे मिले, आप जादू है, ये दलीप है, वो कह के निकल गई। अच्छा। खड़ा वहाँ पर मैं जादू को देख रहा हूँ, सामने जादू मुझे देख रहे हैं। तो फिल्में तो खूब देखते थे, लेकिन किसका कौन था उस जमाने में, राइटर्स की तस्वीरें नहीं छपती थी इतनी ज्यादा। जी जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? अरे भाई मैं तो वो राइटर हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ। तो मैंने कहा सर कौन सी फिल्में लिखी हैं आपने? तो उन्होंने कहा बस ये छोटी फिल्म, एक जंजीर, दीवार, शोले, ये भी छोटी फिल्में मैंने की हैं, शायद सुना होगा आपने इनकी फिल्मों के बारे में। तो मैंने कहा ओ गॉड, ये तो जावेद साहब हैं, ये तो सलीम जावेद के जावेद हैं। तो मैंने बहुत माफ़ी में गुस्ताखी माफ़ी, मैंने कहा सॉरी सर मैं आपको पहचान नहीं पाया। और मैंने सीमा को तो मैं इतना कह रहा हूँ, सीमा यार कम से कम बताया होता कि जावेद अख्तर से मिलवा रही हो यार। खैर, तो जावेद साहब ने कहा कि सीमा कहती है तुम फिल्मों में काम करोगे तुम? तो मैंने कहा सर पैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पैसे ही तो मिलते हैं फिल्मों में, इसलिए हम तो आए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इस किस्म का कुछ डायलॉग कहा, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब पैसे मिलते हैं तो जी। तो मैंने कहा हाँ सर मैं करूँगा, थैंक यू वेरी मच, और आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको पहचाना। कोई बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं पहचानता है। उन्होंने कहा मैं एक छोटी फिल्म कर रहा हूँ, उसका नाम है शान, शायद आपने रमेश सिप्पी साहब का नाम सुना होगा। अच्छा। तो मैंने कहा भैया अभी बस खिंचाई हो गई है सर, माफ़ कीजिए मुझे। मैंने कहा तुम अंग्रेजी थिएटर के हो, तुम मतलब एडवर्टाइजिंग में रहते हो, शोले तो सुना नहीं था तुमने? ऑफकोर्स शोले 10 बार देख चुका था मैं जी। लेकिन सर रमेश सिप्पी बना रहे, उसमें अमिताभ बच्चन है, ऐसे एक कलाकार हैं, तो अगर आप चाहते तो उसमें आप काम कर सकते हैं, मैं बोल दूंगा वहाँ पर। तो मैंने कहा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या क्यों निकल गए? मैंने सोचा जावेद अख्तर, एक तो मैंने मतलब जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं पुट अ फुट इन इट, मैंने पूरा टांग डाल दी। मैंने कहा यार मैंने इतना मतलब खराब इंट्रोडक्शन किया, वो क्यों देंगे मुझे काम? अगर देने वाले भी थे तब भी नहीं देंगे, अब भी नहीं देंगे। मैं भूल गया, अपने काम में था। तो एक दिन मुझे घर पे फोन आया जी, और लाइन पे एक साहब थे जो ऑब्वियसली वो पान खा रहे थे, तो उनका टोन ये था, बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन हो तुम, या क्या मजाक है, कौन सा बोल रहे हैं आप? जी। कह के मैंने फोन रख दिया नीचे। अच्छा। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना सुना मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है जी। तो रख दिया फोन मैंने। 5 मिनट के बाद फोन आया, अभी मेरे ख्याल से उन्हें पान वान थूक के आया। तो एक्सक्यूज मी, मेरा नाम राजन है, मैं सिप्पी फिल्म्स में काम करता हूँ और रमेश जी ने आपको बुलाया है। अच्छा। तो उनका दफ्तर भी बगल में होता था, हम बांद्रा में थे, उनका खार में उनका दफ्तर हुआ करता था। तो मैंने कहा भैया आप नहीं जेन्युइन है, जावेद साहब ने आपका रेफरेंस दिया है। तो अब वो सारा टमरस है कि जावेद साहब ने वाकई यार मेरा नंबर दे दिया उनको जी। तो राजन साहब ने मुझे बुलाया, मैं गया वहाँ पर। नेक्स्ट थिंग आई नो, मैं रमेश सिप्पी साहब के सामने बैठा हूँ। क्या बात है। और रमेश सिप्पी साहब जिन्होंने इतनी बढ़िया बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, वो मुझे पूरा नरेशन दे रहे। ये नहीं कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ तुम करो, कुछ नहीं। ऐसे आदमी जो बैठ के, इतने बड़े डायरेक्टर मुझे न्यू कमर को पूरा सब्जेक्ट सुनाया, ऐसी वैसी फिल्म बना रहा हूँ मैं। हालांकि टू एन एक्सटेंट, ये नहीं कि मतलब डिटेल्स कहानी की नहीं बताई, फिर भी इतना समय दिया आपको। फिर भी समय दिया मुझे, बहुत बड़ी बात। कम से कम आधा घंटा उनको पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे मैं किस किस्म की फिल्म बना रहा हूँ।
और उसमें ये ग्रुप है जो शाकाल का है, उनके सपोर्ट में मुझे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स चाहिए। राइट हैंड है फॉर जितने भी हैंड्स हैं जी जी, लेकिन मुझे तगड़े एक्टर्स चाहिए जी। और जावेद साहब ने कहा कि आप प्लीज करते हो तो आप, और फिर भी रमेश जी ने मुझसे पूछा कि तुम करोगे? अच्छा, हाँ, क्या बात है, मतलब सम्मान क्या के बात साथ। है, ये नहीं कि तुम कर रहे हो, करो, तुम नहीं। ना करोगे तुम, क्या लगता है? तो मैंने कहा सर मैं सोचता हूँ अगर करना है। तुमने कहा सोच लिया मैंने, मैं करूँगा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोला मैंने, फौरन बोल दिया जी सर मैं करूँगा। फिर मैं बाहर आया तो सारे जो ऑफिस में थे सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, अरे सर आपसे फिल्म में आ गए, आप शान कर रहे हैं, सबसे बड़ी पिक्चर है, मुबारक हो मुबारक हो। तो जब मैं बाहर आया तो मैंने एक जॉर्जी थे वहाँ पर, राजन भी मिले वहाँ, जॉर्जी से मैंने बात की, राजन जी जिनका फोन आया था मैंने पहले तो उन्होंने आके मुझे मुबारकबाद दी कि अरे साहब बहुत बधाई हो आपको, थैंक यू। फिर मैं जॉर्जी एक साहब थे वहाँ, मुझसे पूछा, मैंने कहा सर रमेश जी ने पूरी पिक्चर तो मुझे समझा दी है लेकिन मेरा स्क्रिप्ट कहाँ है जी, मतलब मेरे कैरेक्टर के डायलॉग वायलॉग वो क्या होगा? तो उनके शक्ल से ही मुझे मालूम पड़ गया कि मैंने बहुत गलत सवाल किया है। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आपका डायलॉग कैरेक्टर स्क्रिप्ट चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है उनके पास चाहिए आप, और साहब वहाँ पे एक रूमी थे जो ट्रांसपोज कर रहे थे उर्दू से हिंदुस्तानी में जी जी स्क्रिप्ट को, तो उनके पास जाइए, वो सिस्टम वो आपको बताएंगे, वो स्क्रिप्ट है वो आपको बताएंगे कि आपका स्क्रिप्ट क्या है। तो मैं उनके रूमी के पास गया, मैंने रूमी जी ने भेजा है मुझे, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा आपको स्क्रिप्ट चाहिए, पूरे डायलॉग चाहिए ना, जैसे आप थिएटर के हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं थिएटर का हूँ। इससे एक काम कीजिए, आप वो साहब है ना आप देख रहे हैं ठक्कर साहब, उनसे जाके मिलिए आप, वो आपको बोला दे। ठक्कर साहब थे सीनियर असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर रमेश जी के साथ। तो ठक्कर साहब के पास मैं गया, ठक्कर साहब ने मुझे देखा और बोला देखो एक काम करो तुम न्यू स्टाइलो दर्जी के पास जाओ, वहां तुम्हारा 3 पीस सूट बन रहा है, सफेद में व्हाइट सूट बन रहा है तुम्हारा 3 पीस सूट, वहां जाके नाप दो और तुम्हें ये खुशखबरी दूंगा, आपके डबल का सूट अलग बन रहा है। अच्छा, मतलब आपको अपने डबल के साथ सूट शेयर नहीं करना पड़ेगा, तो आप प्लीज जाइए और आप नाप देकर रहिए। गया वहां पर, वो भी थे, अरे सर आपका तो 3 पीस सूट बन रहा है व्हाइट में। वो मेरा रोल था। मतलब ये था कि थिएटर वालों के लिए जहाँ संवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप उस पे स्क्रिप्ट पे ज्यादा महत्व देते हैं। पहले आपको उसकी चिंता रहती है कि हमें उसको याद करना है। तो मतलब नॉर्मल सवाल है थिएटर में, अगर आप मेरे लिए स्क्रिप्ट मांगना तो नॉर्मल चीज है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। लेकिन वो लोग भी अनुभवी थे, उन्हें मालूम था कि ये स्टेज से आया ही है, स्क्रिप्ट मांगेगा। खिंचाई कर रहे थे। एंड में मुझे सब कुछ मिला, सारे डायलॉग स्क्रिप्ट वेब सब कुछ दिया उन्होंने मुझे, मेरे कैरेक्टर का कब है का फुल वार्निंग, बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी। अच्छा, फिर से मैं ये बात पे आऊँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर। अब मेरी शुरुआत कमर्शियल फिल्म्स में, जो अब जिसे कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म्स बोलते हैं, वो रमेश सिप्पी साहब के साथ तो मतलब सीन्स मेरे बच्चन साहब के साथ हुए शुरुआत में, शशि कपूर साहब के साथ उनके साथ, और सीन्स तो अलग है लेकिन सेट पे उनके साथ बैठना, बात करना, आना जाना, उनका तरीका, तौर तरीका, उनका डिसिप्लिन, क्या टाइम पे आना, कैसे काम करते हैं लोग, इसका जो इन्फ्लुएंस हुआ मुझे शान में, वो आज तक उसके स्ट्रेंथ पे, उसके बलबूते पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बैठ गया। इसे बोलते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग, जो हमारे पास है फिल्म इंडस्ट्री में जी। हाँ थोड़ी आदतें वहाँ खराब भी होगी क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, और जिस तरीके से वो मतलब आर्टिस्ट को ट्रीट करते थे, जिस तरीके से लोगों की रिस्पेक्ट करते थे कंपनी में, सिर्फ रमेश सिप्पी नहीं, उनके कंपनी में भी यही, मतलब ये अदा और ये मतलब ये जो एटमॉस्फेयर था, सब रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की। दिलीप जी, शशि कपूर साहब से जब मिले आप, तो वहाँ उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ से मिल चुके थे, तब आपको कैसा लगा? मेरी पहली मुलाकात हुई थी शशि कपूर साहब से एक्चुअली थिएटर के अंदर, जब मैं एक प्ले कर रहा था। अच्छा। लेकिन वहाँ पर बहुत ब्रीफ हुई, जब मुझे शान में मुझे शशि कपूर साहब से ही मिलना था जी। तो जब मैं शशि साहब से मिला, मुझे मालूम सेट के बाहर थे, पहली बात मैंने ये की, मैंने कहा शशि सर मैं कैंडल कप जीत के आया हूँ, मैंने जीता 2 बार जीता है कंसेक्यूटिव शोवुड में जी। तो वहीं से हमारा एक बॉन्डिंग हो गया। अपने बिठाया, मुझे बात की, अपने थिएटर के बारे में बात की, शेक्सपियर वाले के जो प्लेस, जो फिल्में उन्होंने की थी इस्माइल मर्चेंट के साथ जी। अपने मदर और फादर इन लॉ की बातें की, तो फौरन हमारा एक बॉन्ड। और शशि जी के साथ बैठना तो इतना मजा आता था, सच अ वंडरफुल पर्सन, मतलब सो डाउन टू अर्थ तो लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मैं शशि कपूर साहब के साथ बैठा हूँ। जब वो शूटिंग कर रहे थे नैनीताल लेक पे, हम सब स्कूल से भाग के उनकी शूटिंग देखने जाते। हाँ, और ऐसी पर्सनालिटी भी नहीं देखी थी मैंने जिंदगी में, मतलब इतना बोलना ठीक है, जब शशि कपूर साहब अगर कमरे में आए जी तो और किसी को आप नहीं देखेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, क्या बात। तो ये भी हुआ अच्छा शान का, तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू कम
टू बी विद मिस्टर शशि कपूर, जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म के लिए भी बुलाया, अजूबा, बाद में। जी, शान की बात आती है तो कहीं कोई आप अपना डायलॉग बोलना चाहेंगे? शान हालांकि एक्टिंग और उसके लिए ज्यादा कि मेरा एक डायलॉग था उसमें, जो मजहर खान जिसका कैरेक्टर था अब्दुल, तो वो बोलते सर अपाहिज है, तो मैं बोलता हूँ अपाहिज है तो बेचारा अभी तक जिंदा क्यों है। वो मुझे याद है शान का डायलॉग। तो मजहर मेरा दोस्त था बेचारे, कि उसको मैं मरवाते हैं हम उसको फिल्म में। जी। मजहर जी की बात चली तो मजहर खान, आप, सुधीर पांडे जी थे उसमें, सुधीर बघू थे उसमें, मैकमोहन थे। मैकमोहन के बहुत बड़े फैन थे, उनके शोले कर चुके थे वो जी, तो हमारे सीनियर बैडमैन थे जी। बहुत बढ़िया आदमी है मैकमोहन। वो मतलब मैं कह रहा हूँ दुनिया में इतना बढ़िया आदमी शायद ही आपको कभी मिलेगा। मैकमोहन वाज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल पर्सन। और वो जो उनकी अदायगी थी कुलभूषण खरबंदा जी की, हाँ, वो बहुत लहीम शहीम पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से प्रोजेक्ट किया गया उसमें आप प्रभावित तो हुए ही होंगे। हाँ, कुलभूषण तो उसके बाद तो जब शान की शूटिंग हो रही थी तो कुलभूषण के साथ काफी समय मतलब बिताया हमने साथ में। उनके घर भी जाया करते थे हम शाम को, और उनके लिए भी बहुत मतलब खुद ही बोलते थे कि यार ये ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर। तो उन्होंने पूरा संभाल लिया। और जब कुलभूषण के कपड़े आया करते थे तो पहली बार हम देख रहे थे कि प्लास्टिक में कवर करके और मतलब हैंगर्स पे ले जाते थे सेट पे, ताकि किसी का हाथ वाथ ना लगे। जब उसके कपड़े गुजर रहे थे वहां से निकाल रहे थे तो आप सांस भी मत लीजिए, हट जाइए आप सब। कुलभूषण जी के कपड़े आ रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इतना केयर, मेटिकुलसनेस, डिटेल, ये सब मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। जी। कैरेक्टर के कपड़े हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स है, उस किस्म से आप कैसे ट्रीट करते हैं, तभी वो पूरा ग्रेस आता है ना। कपड़े ऐसे आते हैं, आपके कॉस्ट्यूम ऐसे आती है हैंगर पे, और साफ सुथरा बूट्स तो लगता है आपको कि मैं कोई हूँ। और चार्ली चैपलिन ने भी ये कहा था कि उसका पूरा ट्रैम्प का कैरेक्टर कॉस्ट्यूम से बनाया उसने। उसको कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के अंदर वो अमेरिका से यूनिवर्सल था नहीं, जो भी स्टूडियो में था इस टाइम पे, वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में गए, वो जूते मिले उन्हें, वो टोपी मिली, वो कोट, वो छड़ी, वहीं से तो ट्रैम्प का पूरा परसोना बना। वो कॉस्ट्यूम पहन के उसको अपना फिर मूंछ लगाई उसने, और वहीं से उसको कैरेक्टर दिखा। ये मेरा कैरेक्टर द ट्रैम्प, जो अभी इतना मशहूर है चार्ली चैपलिन का। अकेले गए वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, थोड़ा यहाँ से निकाला, थोड़ा यहाँ से निकाला, और जब वो सब पहना उन्होंने तो चार्ली चैपलिन का ट्रैम्प क्रिएट हुआ। तो कॉस्ट्यूम बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनेता दलीप ताहिल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवड़कर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। उजाले उनकी यादों की।